हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। परीशे, कहाँ हो तुम? शांजे ने पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए परीशे को पुकारा। वो उसकी छोटी बहन थी। आपा, मैं यहाँ हूं, वो छत के ऊपर से आवाज लगाते हुए बोली। शांजे ने उसे डांटना शुरू कर दिया। गली में बैठे कई आवारा लड़के उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। एक ने तो बकायदा सीटी बजाई थी। वो उसे गुस्से से घूरते हुए नीचे उतर गई। मामा ने 100 बार मना किया है कि इस तरह ऊपर मत बैठा करो, तुम जानबूझकर उन्हें तंग करती हो। शांजे ने बड़ी बहनों वाला रोब जमाते हुए उसे डांट दिया तो वो खिसियाना सा हंसने लगी। आपा, फिक्र क्यों करती हैं? इस बंगले की 4 दीवारी में घुटन होती है। थोड़ा सा पुरसकून होने के लिए तो छत पर जाती हूँ। वो छत पर जाने पर सफाई देने लगी तो शांजे मुस्कुराने लगी। वैसे आपा, आप कब आई? वो मुकम्मल तौर पर शांजे की तरफ रुख फेरते हुए उसके सामने जा खड़ी हुई। बस अभी 10 मिनट पहले ही फरहान मुझे छोड़कर गए हैं। अम्मी से तुम्हारा पूछा तो पता चला तुमने आजकल छत पर डेरा जमाया हुआ है। वो मुस्कुराते हुए बहन के गले लग गई। वैसे आपा, आपको अजीब नहीं लगता? गहरी सोच में डूबते हुए परीशे ने सवाल किया तो शांजे हैरान रह गई। अरे भाई, अजीब किस बात के लिए? वो कमर पर हाथ रखे बकायदा लड़ाका औरतों की तरफ उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। परीशे हंसने लगी। मतलब सारी जिंदगी घर गुजार कर फिर वहां रहना, सास की बातें सुनना, कहीं वो आपसे काम तो नहीं करवाती? परीशे ने थोड़ी पर हाथ रखते हैरत से कहा तो शांजे हंसने लगी। बेवकूफ लड़की, ऐसा कुछ नहीं। वो हंसते हुए उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ गई, जबकि परीशे की सुई एक बात पर अटकी हुई थी। मुझे अजीब नहीं लगता क्योंकि वो मेरा घर है और तुम्हारा घर तो यहीं पास में है, तुम्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। शांजे ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो शर्माने की बजाय खौफजदा होकर उसे देखने लगी। आपा, आपके कहने का मतलब क्या है? वो गुस्से से उठ खड़ी हुई और चाय की प्याली जोर से टेबल पर पटक दी। गुड़िया, परेशान होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तुम्हें शादी तो करनी है ना? शाजिया बेगम ने छोटी बेटी को समझाया तो वो गुस्से से उन दोनों को घूर कर रह गई। मुझे अब दोनों की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। मुझे पहेलियां मत बजवाएं। शादी के नाम पर वो ऐसे ही हत्थे से उखड़ जाती थी। अच्छा, परेशान क्यों हो रही हो? बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। शांजे ने उसका हाथ पकड़ा तो वो मुंह बनाते हुए बैठ गई। ताई अम्मी आई थी कल जब तुम कॉलेज थी। शांजे जानबूझकर बात अधूरी छोड़ रही थी। वो उसे तंग करने का मौका कैसे जाने देती? आपा, जो बात है साफ साफ लफ्जों में बताएं। वो गुस्से से आंखें फाड़े उन दोनों को देखने लगी। सारा खानदान जानता था कि शायान और परीशे की कभी नहीं बनी। वो जिस महफिल में बैठते वहां उन दोनों की बहस शुरू हो जाती। ताई ने शायान लाला के लिए रिश्ता मांगा है और अम्मा अब्बा ने मस्बत जवाब दिया है। शांजे ने कहा तो परीशे की आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे ये शादी नहीं करनी, उसने तड़प कर जवाब दिया तो शाजिया बेगम जो चाय पी रही थी उन्हें अच्छू लगा। वो खांसते हुए उठ खड़ी हुई। शांजे ने आगे बढ़कर उन्हें पानी का गिलास पेश किया। परीशे, तुम पागल तो नहीं हो गई? आराम से बैठकर भी बात हो सकती है, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? शांजे ने बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए उसे डांटा तो वो नम आंखों से उन दोनों की तरफ देखने लगी। आपको लगता है कि ये मामूली बात है? क्या आप लोगों के लिए मेरी राय कोई अहमियत नहीं रखती थी जो उन लोगों को मस्बत जवाब देने का सोच रहे हैं? वो रोते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगी। शाजिया बेगम ने तो बकायदा अपना सर थाम लिया था। गुड़िया, 1 मिनट तहम्मुल से सोचो और फिर फैसला करो। आखिर तुम्हें शायान लाला से मसला क्या है? शांजे ने बहन का हाथ पकड़े उसे मुतमईन होकर पूछा तो वो आंसू साफ करने लगी। आपा, मुझे वो नहीं पसंद, वो ये कहते हुए सर झुका गई। अच्छा, तो फिर मेरी लाडो को कौन पसंद है? शांजे ने मोहब्बत से कहा तो परीशे का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। मुझे कोई भी पसंद नहीं आपा, आप भी ना कैसी बातें करती हैं, वो नरोठे अंदाज में कहते हुए रुख फेर गई। अच्छा, तो फिर शायान में क्या बुराई है? शांजे ने इज्जत होते पूछा तो परीशे सर झुकाए बैठी रही।
इसी तरह बैठी रहोगी तो हम हाँ कर देंगे, शानजे ने गुस्से से कहा तो परीशे नम आंखों से उन दोनों की तरफ देखने लगी। अम्मी, क्या आप लोगों को मुझे इस घर से निकालने की इतनी जल्दी है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? वो रोते हुए शाजिया बेगम की गोद में सर रख गई। बेटा, इस रिश्ते में मसला क्या है? तुम्हारी ताई तुम्हें इतना प्यार करती हैं, ताया तुम्हारे बिन दिन नहीं गुजार सकते और तुम कहती हो कि तुम्हें इस रिश्ते से मसला है। कोई वजह दो तो हम इनकार करें, वरना ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिला करते हैं। शाजिया बेगम ने उसके बाल सहलाते हुए समझाया तो वो उनकी तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मी, मुझे ताया ताई से मसला नहीं है, मुझे उनके बेटे से मसला है। ये कहते हुए उसके गाल लाल होने लगे। सर झुकाकर वो शाजिया बेगम का हाथ थाम गई। शायान इतना प्यारा बच्चा है, भला उससे तुम्हें क्या मसला है? साफ साफ क्यों नहीं बताती? शाजिया बेगम को गुस्से में देखकर परीशे के रोने में शिद्दत आ गई थी। वो बिला वजह मुझे डांटते हैं। आपने देखा नहीं, सुमैरा पिया की शादी पर उन्होंने कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। उसने एक बोंगी सी दलील पेश की तो शाजिया बेगम उसकी तरफ तासुफ से देखकर रह गई। मुझे ये बताओ, उस वक्त तुम क्या कर रही थी जब उसने तुम्हें डांटा था? शानजे ने उसका रुख अपनी तरफ फेरते हुए कहा तो वो सर झुका गई। मैं बस बाहर देख रही थी, उसने झूठ बोलते हुए कहा तो शानजे की तेवरी चढ़ गई। बस कर दो, तुम मर्दों की महफिल में झांक रही थी, जानती थी ना कि वहां औरतों का जाना मना है। शानजे ने गुस्से से कहा तो परीशे उसे घोर कर रह गई। ये बताओ आपा, मेरी बहन हो या उसकी? फिर उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? परीशे ने बदतमीजी से कहा तो शानजे हैरत से मुंह खोले बैठी रह गई। ये क्या तरीका है बड़ी बहन से बात करने का? शाजिया बेगम ने हल्की सी चपत उसके सर पर मारी तो वो मां से लिपट गई। अम्मी, आप भी देखें ना, आपा कैसे शान भाई का साथ दे रही हैं, जबकि वो मेरी बहन है, इन्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। वो बेबसी से कहते हुए आंखें साफ करने लगी। बेवकूफ लड़की, तुम घाटे का सौदा करना चाहती हो और बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। शानजे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो सर झुका गई। पिछले साल ही वो 20 बरस की हुई थी और उसे शादी के लिए ये उम्र नाकाफी लग रही थी। वो उन्हें क्या बताती? और उस रात वाला वाकया उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तुम्हें शायान भाई से जो मसला है मुझे बताओ, अगर कोई माकूल वजह मिली तो हम इनकार कर देंगे। शानजे ने सेब की प्लेट गोद में रखते हुए कहा तो परीशे की आंखें खुशी से चमकी। एक तो वो हर वक्त डांटते रहते हैं, दूसरा वो बिला वजह का गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। अभी उसने बात आधी की थी जब शानजे ने उसे बीच में टोक दिया। तुम्हारे पास कोई माकूल जवाब नहीं है, खामोशी से बैठी रहो। शानजे के गुस्सा करने पर वो रोहांसी होकर शाजिया बेगम की तरफ देखने लगी। एक और वजह है, सुने तो सही, उसने बेबसी से कहा तो शानजे को बहन पर टूट कर प्यार आया। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली और शानजे मुंह खोले उसे देखती रह गई। मैं शायान लाला से शादी नहीं कर सकती, एक तो वो मुझसे बड़े हैं और एक नंबर के खड़ूस इंसान हैं। शादी के बाद तो मुझे जिंदा निकल जाएंगे, मम्मू बसोर कर बोली थी। शानजे का कहकहा बुलंद हुआ। आपा, मैं आपको वजह बता रही हूं और आप हंस रही हैं। एक बार फिर उसकी आंखें बहने लगी। पगली, ये कोई वजह नहीं है। फरहान और मुझ में पूरे 11 साल का फर्क है, तुम में और शायान में तो फिर सिर्फ 8 बरस का फर्क है। वो हंसते हुए आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगी। जब शानजे ज्यादा हंसती थी तो उसकी आंखें नम होने लगती थी। अच्छा, एक और वजह भी है, परीशे ने हंसते हुए उन दोनों को कहा तो वो दोनों भी मुस्कुराने लगी। अच्छा बताओ, अब कौन सी वजह है? शानजे की हंसी समटने में नहीं आ रही थी, जबकि शाजिया बेगम दोनों बेटियों को खुश देखकर मुस्कुराती रही। वो मुझे पसंद नहीं करते, परीशे ने उदास होते हुए कहा तो शानजे का कहकहा बुलंद हुआ। शाजिया बेगम भी ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। बेवकूफ, उन्होंने ही तो चच्ची को यहां भेजा है, तुम्हें लगता है कि वो इस रिश्ते से राजी नहीं है? शानजे के अल्फाज ने परीशे पर सख्ता तारी कर दिया। वो परेशान होकर कभी शानजे को देखती तो कभी शाजिया बेगम को। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रही है।
परेशान होकर उसने जोर से सेब वाली प्लेट टेबल पर पटक दी। ये कैसे हो सकता है? उनको तो मेरा वजूद। परीशा ने बात अधूरी छोड़ते हुए उन दोनों की तरफ देखा। शांजे की हंसी सिमट चुकी थी। शाजिया बेगम उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी, जो कुछ कहते कहते रुक गई। वो इतना बड़ा राज बाहर कैसे आने दे सकती थी? अगर ये बात बाहर आ जाती तो घर भर में हंगामा खड़ा हो जाता। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, वो गुस्से से कहती हुई कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गई। पीछे शाजिया बेगम और शांजे की आवाजें उसे दूर तक सुनाई देती रहीं, मगर वो शायद गुस्से में थी। वो शख्स खुद को समझता क्या था? उसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था, बस नहीं चल रहा था कि शायान को कच्चा चबा जाए। वो अपने बंगले से निकलते हुए मीर विला में दाखिल हुए। गार्ड ने उसे रोकने की जसारत नहीं की। आधे से ज्यादा वक्त तो वो मीर विला में गुजारती थी। शमरोज मीर की छोटी बेटी अनाया परीशे की बेहतरीन दोस्त थी। वो सारा वक्त इकट्ठे गुजारती, या तो परीशे कभी मीर विला चली जाती या फिर अनाया कभी परीशे के पास आ जाया करती थी। उनकी छोटी मोटी शरारतों से शायान बहुत तंग होता था, जिसकी वजह से अक्सर उन्हें डांट पड़ जाती। वो शदीद गुस्से में बगैर अनाया को अपने आने की इत्तला दिए शायान के कमरे में दाखिल हुई। पल भर को उसे देखकर वो ठुठक गई। वो सोफे पर अपनी तमाम तर वजाहत के साथ बैठा था। कॉटन के कल्फ लगे हुए कपड़े उसे मुमताज कर रहे थे। भूरी आंखों में परेशानी के आसार वाज़ेह थे। बालों को जेल लगाकर सेट किया गया था और कलाई में मौजूद महंगी घड़ी उसकी शान का मुंह बोलता सबूत थी। यूं अचानक दरवाजा खुल जाने पर शायान ने अबरू उचकाते हुए ऊपर देखा। सामने परीशे खड़ी थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा, मगर मूंछों के तले दबे वो होंठ मुस्कुराए तो परीशे को पता न चल सका। वो सवालिया नजरों से परीशे को देख रहा था, जबकि वो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। आज तक उसने उसे शायान के सिर्फ भाई के तौर पर देखा था, मगर अब जब रिश्ते की नौयत ही बदल गई थी तो वो मुखातिब करते हुए भी घबरा गई। उसका रोबदार लहजा फजूल गोई करने से इंसान को रोक देता था। वो खुश्क लबों पर जबान फेरने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज कैसे करे। उसको गुस्से में देखकर शायान के तासुरात बदल गए। वो गहरी नजरों से उसे देखने लगा। दुपट्टा शानों पर फैलाया हुआ था, जबकि लंबे बाल पोनी टेल में मुकीद थे। उसके गौर से देखने पर परीशे नजरें चुराने लगी। आज से पहले उसने कभी शायान को इस तरह देखते महसूस नहीं किया था। आज तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। सब खैरियत तो है? तुम बगैर जूते के यहां चली आई? शायान ने उसे घूरते हुए कहा तो परीशे का पारा हाई होने लगा। आप समझते क्या हैं खुद को? उसने मुश्किल से जब्त करते हुए तकरीबन गुर्राते हुए कहा तो शायान बाकायदा मुस्कुराने लगा। क्यों, क्या हो गया? वो लालमी का इजहार करते उठ खड़ा हुआ। परीशे ने 2 कदम पीछे लिए। उसकी इस हरकत पर शायान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। गाल का एक गढ़ा वाज़ेह हुआ था। मुझसे शादी करने के लिए आपने ताई को हमारे घर भेजा है? परीशे ने अटकते हुए कहा तो वो हंसने लगा। जी, मैंने कहा है। क्यों, आपको कोई मसला है? उसकी इतनी शराफत पर परीशे तो गश खाकर गिरते गिरते बची। भला वो कहां से इस अंदाज में बात करता था? कहीं उसने भंग तो नहीं पी ली थी? मुझे आपसे शादी नहीं करनी, उसने हतमी लहजे में कहा तो शायान का कहकहा बुलंद हुआ। वो शर्मिंदा होकर 1 कदम पीछे हुई। वो धीरे धीरे उसकी आंखों में देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा, जबकि परीशे के तो औसान खता हो चुके थे। भला उसने इसके इतने करीब होकर कहां देखा था? वो जल्दी से आंखें मीच गई, जैसे आंखें खोलेगी तो हर चीज मंजर से गायब हो जाएगी। शमरोज अमीर और जुल्फिकार अमीर दोनों जुड़वां भाई थे। शमरोज पाकिस्तान में रहकर वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाते रहे, जबकि जुल्फिकार को न जाने क्यों बैरूने मुल्क रहकर बिजनेस करने का आइडिया भाग गया। वो अपने 2 दोस्तों के साथ इंग्लैंड रवाना हो गए। 5 साल तो उन्होंने वहां गुजारे, मगर फिर वहां से ऐसा दिल खराब हुआ कि बिजनेस समेटकर पाकिस्तान चले आए, जहां उनकी शादी शाजिया बेगम से होना करार पाई। तब तक शायान पैदा हो चुका था। वो महज 3 बरस का था
जब शमशेर मीर ने बेटे के सर पर सेहरा सजाने का सोच लिया। वो ना करते रहे, मगर शमशेर मीर और उनकी जौजा ने बेटे की एक ना सुनी। पहले ही वो बेटे की जुदाई में 5 बरस गुजार चुके थे और अब वो बूढ़े हो चुके थे। जवान होते बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहते थे। नफीसा बेगम को तो कैंसर था। कैंसर की वजह से वो चिड़चिड़ी हो रही थी। उन्हें अपने बेटे हर वक्त अपने पास चाहिए थे। शमशेर मीर ने यही हल निकाला और दूसरे बेटे की भी शादी कर दी। जुल्फिकार मीर के यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शमशेर मीर के नाम पर रखा गया, क्योंकि तब तक वो इस दारे फानी से कूच कर चुके थे। बीवी से उन्हें इतनी मोहब्बत थी कि उसकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी जब वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। यूं दोनों भाई यतीम हो गए, मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर बिजनेस पर खूब मेहनत की। यूं वो शहर के नामवर बिजनेसमैन बन गए। लोग उन्हें जानते थे और उन्हें अपना आइडियल मानते थे। उनके घरानों की मोहब्बत को कुछ लोग हसरत की निगाह से देखते तो ज्यादातर हसद ही किया करते थे। लोगों ने कई बार दोनों भाइयों के दरमियान फूट डलवाना चाही, मगर हर बार वो लोग नाकाम हो गए। शमशेर के पैदा होने के बाद शानजे पैदा हुई और सबसे आखिर में परीशे। शमरोज मीर चाहते थे शानजे को अपनी बहू बनाएं, मगर शायान ने मना कर दिया। दोनों भाइयों के ताल्लुकात थोड़े वक्त के लिए मुतासिर हुए, मगर फिर सब कुछ मामूल पर आ गया। शानजे शादी के बाद बहुत खुश थी। जुल्फिकार मीर ने नाराजगी भुला दी। उन्हें बस अपने बच्चों की खुशी अजीज थी। शमशेर अपने बाप का परतो निकला। उसने भी कनाडा जाकर कारोबार करने की ठान ली। जुल्फिकार मीर ने बेटे पर रोक टोक करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उसे इजाजत दे दी, बल्कि बाकायदा अपने दोस्तों के पास भेजा। जुल्फिकार मीर के जाने के बाद कारोबार को अच्छे से संभाल रहे थे। हर चीज ठीक चल रही थी। शमरोज मीर के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा शायान, उसके बाद सुमेरा, जिसकी पिछले साल ही शादी हुई थी। उनका दूसरा बेटा काशान डॉक्टर बन रहा था, जबकि सबसे छोटी अनाया परीशे की हमउम्र और दोस्त थी। उसके एक साथी कॉलेज में पढ़ती थी। यूं दोनों की आपस में खूब बनती थी। चंद साल पहले, भाईजान मैं चाहता हूं कि आप सुमेरा की शादी कर दूं। शमरोज मीर ने भाई से मशवरा लेते हुए अपनी सोच से आगाह किया तो जुल्फिकार मीर मुस्कुरा कर रह गए। क्यों नहीं, मैं तो कहता हूं बच्चियों की शादी की यही उम्र है। याद है ना बाबा ने तुम्हारी शादी किस उम्र में करवाई थी? जुल्फिकार मीर ने हंसते हुए कहा तो शमरोज भी मुस्कुराने लगे। वो उनका छोटा भाई था, उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। वो हर मशवरा उन्हीं से किया करते थे। मगर तुम्हारी भाभी शमसा बेगम इस बात के लिए नहीं मान रही। शमरोज मीर ने फिक्रमंदी से जवाब दिया तो जुल्फिकार ने हैरान होकर भाई को देखा। भाभी जान को क्या मसला है? जुल्फिकार मीर ने परेशान होकर कहा तो शमरोज जुल्फिकार की तरफ देखने लगे। दरअसल वो चाहती है कि सुमेरा की शादी उसके भाई के बेटे उजैर से कर दी जाए। शमरोज ने परेशान होते हुए कहा तो जुल्फिकार उसकी तरफ देखने लगे। तो इस रिश्ते में क्या कबाहत है शमरोज? तुम भी ना ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हो। मैं भी कहूं कि आखिर को भाभी जान सुमेरा की शादी के लिए क्यों नहीं मान रही? माशाल्लाह से 25 की हो चुकी है। जुल्फिकार ने नासमझी वाले अंदाज में कहा तो शमरोज ने अपनी घड़ी पर हाथ फेरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो भाई से किस तरह बात करें। दरअसल मैं चाहता हूं क्यों ना सुमेरा और शमशेर की शादी कर दी जाए। शमरोज मीर सर झुकाए मुजरिमों की तरह बोले तो जुल्फिकार मीर ने हैरान होकर भाई को देखा, क्योंकि शमशेर और सुमेरा उन दोनों की उम्र में पूरे 1 साल का फर्क था। भाई साहब, मगर शमशेर उससे पूरे 1 साल छोटा है। जुल्फिकार ने कमजोर सी दलील दी तो शमरोज ने सर उठाकर ऊपर देखा। मैं चाहता हूं घर की बात घर में रह जाए। तो सुमेरा और शमशेर के रिश्ते के लिए रजामंद होते हो तो मैं शायान और शानजे की मंगनी की तैयारियां शुरू करना चाहता हूं कि बच्चों की शादियां घर में हो जाएं। न जाने बाहर के लोग उनके साथ कैसा सलूक करें। दिल बहुत डरता है। शमरोज ने नम आंखों के साथ भाई को कहा तो जुल्फिकार मुस्कुराते हुए उनसे गले जा लगे। दोनों भाइयों ने अपनी तरफ से फैसला कर लिया था, मगर वो नहीं जानते थे कि घर में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे हमें बात करनी है। सभी लोगों को ड्राइंग रूम में बुलाओ।
जुल्फिकार अमीर शमरोज के साथ घर में दाखिल हुए तो शाजिया बेगम और शमसा दोनों मुतवज्जो हो गई। सारे बच्चों को ड्राइंग रूम में बुला लिया गया। हम दोनों ने एक फैसला किया है, अगर आप लोग रजामंद होंगे तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जुल्फिकार मीर ने बाआवाज़े बुलंद कहा तो बच्चों समेत उनकी माएँ भी मुतवज्जो हो गई। मुलाजमीन को वहां से भेज दिया गया। मैं चाहता हूं कि सुमेरा और शमशेर की शादी हो जाए। जुल्फिकार मीर ने झिझकते हुए कहा तो शमशेर उठ खड़ा हुआ। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेयकीनी से कभी चचा को देखता तो कभी बाप को। वो दोनों उसकी इजाजत के बगैर कैसे उसके लिए फैसला कर सकते थे? शमशेर, तुम इतने बड़े कब से हो गए कि बाप के फैसले पर सवाल उठाने लगे? जुल्फिकार मीर यकदम गुस्से में आ गए। शाजिया ने आगे बढ़कर बेटे का हाथ थामकर उसे सोफे पर बिठाया। सुमेरा का सर झुक चुका था। इसके अलावा हमने सोचा है कि शानजे और शायान का निकाह कर दिया जाए। शमरोज मीर ने बेटे के निकाह की बात की तो हर किसी को सांप सूंघ गया। शायान उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, बाप की बात सुनकर उसके माथे पर बल बढ़ गए। बाबा जान, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं, मगर मैं शानजे से शादी नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहते हुए वो वहां रुका नहीं, बल्कि सीढ़ियां फलाकते हुए कमरे में जा घुसा। शमरोज का सर झुक गया था। उन्होंने गुस्से से बीवी को देखा तो शमसा बेगम जल्दी से उठकर बेटे के कमरे की तरफ भागी कि उसे समझा सके ये एक निहायत ही माकूल रिश्ता था। उन्होंने खुद ही शौहर को मजबूर किया था कि वो अपने भाई से बात करें, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं भेज सकती थी। उज़ैर दूसरे मुल्क शिफ्ट होने वाला था और वो नहीं चाहती थी कि सारी जिंदगी बेटी को देखने की हसरत में गुजार दे। बाबा जान, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर नहीं। शमशेर ये कहते हुए रुका नहीं, अपने कमरे में आया और पैकिंग करने लगा। 6 दिन बाद उसकी फ्लाइट थी और उसने सबको इस चीज से बेखबर रखा हुआ था। तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक कटवा दी। घर आते ही जुल्फिकार मीर ने शाजिया बेगम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं किस मुंह से अपने भाई के सामने जाऊंगा? उनका गुस्सा किसी तौर पर कम होने में नहीं आ रहा था। आपका बेटा है, खुद जाकर समझाएं। आप पर ही तो गया है, आपने भी तो ऐसे ही मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया था। शाजिया बेगम ने तल्ख लहजे में कहा तो जुल्फिकार मीर उन्हें देखकर रह गए। पुराने वक्तों की बात को याद करते हुए उनके चेहरे पर मुबहम सी मुस्कुराहट रेंग गई। वो बच्चे पर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, मगर वो अपने भाई को उदास भी नहीं देख सकते थे। उन्हें कोई दरमियाना रास्ता निकालना था। तुम सही कहती हो, वो बिल्कुल मुझ पर गया है। जुल्फिकार मीर ने शायद पहली बार गौर किया था, इसीलिए खासे हैरान होकर कह रहे थे। शाजिया बेगम मुस्कुराने लगी। आप भी तो ऐसे ही वालिदैन की रजामंदी के बगैर मेरे घर रिश्ते से इनकार करने आ गए थे, और वजह भी कितनी मामूली रखी थी। शाजिया बेगम ने हमेशा की तरह नाराज होते हुए कहा तो जुल्फिकार मीर मुस्कुराने लगे। तो आपके बाबा जान भी तो एक मुलाकात के लिए नहीं मान रहे थे, मैं कौन सा आपको खा जाता? जुल्फिकार मीर के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। निकाह हो जाता तो मिल लेते, ऐसे भी क्या मैं गई गुजरी थी? शाजिया बेगम नरूठे लहजे में बोली तो जुल्फिकार मीर का कहकहा बुलंद हुआ। बस मेरी एक जिद थी कि पाकिस्तान में शादी करूंगा तो लड़की को पहले एक दफा देखूंगा, और बाबा जान मान ही नहीं रहे थे। मीर साहब पुराने वक्तों में खोए हुए थे। इन दोनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। माजी में जितने इख्तलाफ थे वो सब खत्म हो चुके थे, मगर अब भी कुछ बातें थी जिन्हें सोचकर वो दोनों ठंडी आह भरकर रह जाते। एक हफ्ते तक शमरोज, अमीर और जुल्फिकार के दरमियान कोई बात ना हुई। तकरीबन 1 महीने बाद शमसा और शमरोज नाराज से कार्ड देने चले आए। जुल्फिकार मीर नाराज होने के बजाय भतीजी की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। शमरोज मीर ने बारात तक खुद पर जब्त किए रखा। बेटी की रुखसती के बाद ही जुल्फिकार मीर से लिपटकर ज़ारो कतार रो दिए। उनका जब्त का बंधन टूट चुका था। दोनों खानदानों में नाराजगी के बादल छट गए थे। तब पहली बार शायान ने परीशी को देखा तो वो मबहूत रह गया। फिर उसे मर्दों की महफिल में झांकते हुए पाकर वो गुस्सा हो गया
और सबके सामने उसे खूब सलावातें सुनाई। वहां खड़े लड़के उसे बुरी नजर से घूर रहे थे। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन परीशे गलत समझ बैठी थी। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, शायान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो हड़बड़ा गई। वो उसकी नजरों का ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकती थी, उसके सामने बेबस हो जाती थी। मैं फिर भी इनकार करूंगी, वो हठधर्मी से बोली तो शायान ने भवें सुकेड़ी और उसे घूर कर देखने लगा। दोनों में एक कदम का फासला था। इनकार की कोई खास वजह? उसने एकदम गुस्से से कहा तो परीशे कांप उठी। वो परीशा ने कांपती आवाज में कहा तो शायान महजूज होकर मुस्कुराने लगा। यानी वो किसी और को पसंद नहीं करती थी, उसके लिए यही वजह काफी थी। आप मुझ पर गुस्सा करते हैं, वो अचानक सोचते हुए बोली तो शायान मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैं गुस्सा तुम्हारे फायदे के लिए करता हूं। सुमेरा की शादी पर जिस तरह तुम मर्दों की महफिल में झांक रही थी, वो किसी भी इज्जतदार घराने की लड़की को शोभा नहीं देता। शायान ने खानदानी लड़की पर खासा जोर दिया तो परीशे सर झुका गई। आखिर वहां ऐसा क्या हो रहा था जो आप लोग हमसे छुपा रहे थे? परीशे ने एक सांस में कहा तो शायान उसे 2 कदम दूर होते हुए सोफे पर जा बैठा। जब हमारी शादी होगी तब तुम्हें वो वीडियो दिखाऊंगा। अभी जाओ यहां से, किसी ने देख लिया तो गलत समझेंगे। वो सर झुकाए दोबारा से लैपटॉप पे मसरूफ हो गया था। वो गुस्से में आगे बढ़ी। नहीं जाऊंगी तो क्या करेंगे आप? वो कमर पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। शायान सर झुकाए बैठा रहा। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया या कह दिया तो फिर तुम सबसे शिकायत करती फिरोगी। उसके जुमले पर परीशे के गाल लाल होने लगे। वो सर झुकाए वापस मुड़ने ही लगी थी जब शायान की आवाज उसकी कानों से टकराई। एक बात सुनो, उसने मसरूफ से लहजे में कहा तो परीशे उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं? शायान का जुमला उसको सुलझा गया। क्यों, आप किसी को पसंद करते हैं? वो गुस्से से बोली तो शायान हंसने लगा। गुस्से की वजह से उसकी बड़ी आंखें और बड़ी दिखाई देने लगती थी। हाँ, पसंद तो करता हूं, वो ये कहते हुए मुस्कुराहट छुपाने लगा, जबकि परीशे का अंग अंग कान बन चुका था। वो सुनना चाहती थी कि आखिर वो कौन है जिसे वो पसंद करता है। कौन है वो चुड़ैल? वो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर वो शायान के इस तरह कहने पर बुरा क्यों मना गई थी। जो भी है, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जान पूछ कर उसे तंग कर रहा था। परीशे ने ना समझी से उसे घूर कर रह गई। तो फिर उसी से शादी करना, मुझसे ये रिश्ता खत्म कर दे, समझे? वो गुस्से से कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शायान पीछे काफी देर हंसता रहा। तो यानी वो भी उसे पसंद करती थी, कहीं वो बदगुमान ना हो जाए, इसीलिए उसने पहले ही अपनी मां को कहा था कि वो चच्ची के सामने बाकायदा इसका नाम ले। बेटी मेरी बात सुनो। अभी वो शायान के कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतर ही रही थी जब शमरोज अमीर की आवाज उसे सुनाई दी। वो जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उनकी तरफ आई। उन्होंने भतीजी को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फिर उसके सर पर हाथ रखा। मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हारे कमअकल बाप को तो बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आना, लेकिन मैं अपनी बेटी पर जबरदस्ती नहीं होने दूंगा, शमरोज मीर ने लाड से कहा तो परीशे का कहकहा बुलंद हुआ। उसका ताया उसके बाप को कमअकल बोल रहा था। ये बात राज है, किसी को बताना मत, शमरोज मीर ने भतीजे के कान में सरगोशी करते हुए कहा। तो वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए हंसने लगे। इन दोनों का ताल्लुक ऐसा मिसाली ही था कि लोग रश्क भरी नजरों से देखते थे। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। शमरोज मीर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। परीशे दुपट्टा सर पर जमाते हुए उनके कमरे में चली आई। चच्ची शायद किचन में थी। वो खामोशी से आकर सोफे पर बैठी। इधर मेरे पास बैठो, शमरेज मीर ने उसे अपने पास जगह बनाते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए साथ आ बैठी। बेटी, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी शायान से कर दें। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं?
انہوں نے اتنی محبت سے پوچھا کہ پریشے کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کیا ہوا بیٹی؟ کیا تم اس رشتے سے راضی نہیں ہو؟ شمروز امیر گھبرا گئے تھے۔ چچا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے ہوئے شرمانے لگی تو شمروز بیر بھی مسکرا کر بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ بس مجھے یہی سننا تھا، ورنہ وہ تمہارا باپ، وہ تو میرے کہتے ہی راضی ہو چکا تھا۔ شمروز میر نے اس کے باپ کا ذکر کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ اب تم نے ایک اور کام کرنا ہے، کہ شمروز میر نے رازدارہ انداز میں کہا تو وہ چونک گئی۔ چچا، وہ کون سا کام ہے؟ کہیں آپ نے چچی کی جاسوسی تو نہیں کروانی؟ پریشا نے اپنے چھوٹے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا تو شمروز مسکرانے لگے۔ ارے نہیں، اس سے بھی بڑا کام ہے۔ شمروز میر نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور بھتیجی کی طرف متوجہ ہوئے۔ دراصل ہم سوچ رہے ہیں کیوں نہ انایا کی شادی شمشیر سے کر دیں۔ اس بار تو شمشیر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس نے خود بولا ہے۔ تم جا کر انایا سے پتہ کرو وہ اس متعلق کیا سوچتی ہے۔ شمروز میر نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو پریشے منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ شمروز میر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ یکدم وہ خوشی سے چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چچا جان، کیا انایا میری بھابھی بنے گی؟ وہ پرجوش ہوتے ہوئے بولی تو شمروز میر مسکرا کر رہ گئے۔ وہ ایسے ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر شمروز میر کو لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی بچی ہے۔ میں جلدی سے انایا سے پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، مگر برے طریقے سے شایان سے ٹکرائی۔ وہ اپنا کندھا مسلنے لگی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے آپ؟ وہ خوامخواہ میں غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگی تو شایان مسکرانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس بات کا غصہ نکال رہی ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے باپ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پریشے اسے دل ہی دل میں صلواتیں سناتے ہوئے انایا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انایا، انایا کہاں ہو تم؟ وہ کمرے میں آتے ہی زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ انایا جو بالکنی میں کھڑی تھی اس کے اس طرح چلانے پر چونک گئی۔ کیا بات ہے پریشے، پاگل ہو گئی ہو؟ میں یہی تو ہوں، وہ غصے سے بولی۔ 2 دن پہلے سے ان دونوں کی ناراضگی چل رہی تھی۔ انایا کی سالگرہ تھی اور پریشے اسے وش کرنا بھول گئی تھی۔ وہ ایسے ہی ڈیٹ بھول جایا کرتی تھی اور ہر بار انایا ناراض ہو جاتی، مگر پھر چند دن بعد خود ہی مان جاتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتی تھیں۔ تمہیں پتا ہے ابا جان اور چچا نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی تو انایا حیران ہو کر رہ گئی۔ پریشے جیسی ڈھیٹ لڑکی بھی شرماتی ہے کیا؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پریشے کو غصہ آ گیا اور زور سے اس کے سر پر ہاتھ دے مارا۔ کس دنیا میں کھوئی ہوئی ہو؟ میں تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں، پریشے نے خفگی سے کہا تو انایا حیران ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے بات مت کرو، میں ناراض ہوں۔ انایا رخ موڑے کھڑی ہو گئی تو پریشے جلدی سے اس کے قریب آئی۔ میں تمہاری نند ہوں، مجھ سے عزت سے بات کیا کرو، اس نے ڈرامٹک انداز میں کہا تو انایا کی ہنسی نکل گئی۔ تم میری نند نہیں، تم میری بھابھی بن رہی ہو، انایا نے جتاتے ہوئے کہا تو پریشے شرمانے لگی۔ بی بی شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارا اور شمشیر بھائی کا رشتہ ہو چکا ہے اور چچا جان نے تمہاری رائے جاننے کے لیے ہی مجھے بلایا ہے۔ پریشے کے کہنے پر انایا کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب اتنی اچانک ہو جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ پریشے نے پریشان ہوتے ہوئے انایا سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مگر اگر وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوئے تو؟ انایا نے اپنے دل کا خوف بیان کیا تو پریشے اس کے سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ بے وقوف لڑکی، انہوں نے خود رشتے کی بات کی ہے، وہ بھلا کسی اور کو پسند کیوں کرتے ہوں گے؟ یہ سنتے ہی انایا کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کا وہ فیصلہ کیا کرے۔ کیا وہ پریشے کو سب کچھ سچ سچ بتا دے یا پھر وہ اپنے بابا جان سے بات کرے؟ وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پریشے جس طرح آندھی طوفان بن کر آئی تھی ویسے ہی واپس لوٹ گئی، جبکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔
موبائل میں موجود کچھ تصویروں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ تو کیا ایک بار پھر ان کے خاندان میں بدمزگی چھانے والی تھی؟ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ تصاویر اس بات کا ثبوت تھی۔ وہ چاہ کر بھی انہیں بھلا نہیں پا رہی تھی۔ انایا نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ پریشے کو بہت برا لگا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آج شایان اور اس کا نکاح تھا۔ وہ خاموشی سے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ شایان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کہیں سے بھی وہ پریشے نہیں لگ رہی تھی۔ کہاں وہ بالوں کو ہر وقت جوڑا بنائے رکھتی، 3 دن پرانے کپڑے پہنتی تھی۔ جب تک کپڑے پھٹ نہ جائیں تب تک وہ دوسرا سوٹ نہیں لیتی تھی۔ خاندان بھر میں وہ کنجوس مشہور تھی۔ وہ لاپرواہ تھی حد سے زیادہ، اپنے اوپر ذرا توجہ نہیں دیتی تھی۔ لڑکیوں کی طرح نہ تو اسے میک اپ کا شوق تھا اور نہ ہی بیوٹی پروڈکٹس کا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، مگر آج اس روپ میں دیکھ کر شایان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ انایا مسکرا رہی تھی، مگر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح ہوا، ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، سب ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ انایا نم آنکھیں لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ 1 سال پہلے اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی شادی شمشیر سے ہوگی۔ اس معصوم لڑکی نے اس شخص کو ہر زاویے سے سوچا تھا، اور وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ شادی کر چکا تھا اور ایک بچے کا باپ تھا، اور اب اس سے بھی شادی کی حامی بھر گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس ثبوت تھے۔ شمروز میر نے بیٹی کے انکار کو زیادہ بڑا مسئلہ نہیں بنایا۔ البتہ شمسا بیگم پوچھتی رہی، مگر اس نے تو منہ پر جیسے کفر لگا لیے تھے۔ ابھی وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بج اٹھا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی امی، پلیز آپ چلی جائیں، اس نے روتے ہوئے کہا تو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ بغیر پلٹے غصے سے بولی، میرے سر میں درد ہے، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر جیسے ہی سامنے کھڑے شخص پر اس کی نظر پڑی تو وہ سیدھی ہو کر اٹھ گئی اور گھبراتے ہوئے انگلیاں مروڑنے لگی۔ شمشیر چپ چاپ کھڑا رہا۔ اسے اتنی دیر وہاں کھڑے دیکھ کر انایا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ گھبراہٹ کے مارے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی جب شمشیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کیوں کیا؟ شمشیر نے غصہ دباتے ہوئے بڑی مشکلوں سے لہجے کو ہموار کیا تھا۔ میری مرضی، وہ غصے سے کہتے جانے ہی لگی تھی جب شمشیر نے اسے دھکا دے کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ تمہیں اس شادی سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بڑی مشکلوں سے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے مسئلہ ہے؟ وہ اپنی طرف ہاتھ کر کے بولی تو شمشیر نے حیران ہو کر دیکھا۔ مجھے مسئلہ نہیں، مسئلہ آپ کو ہے، بلکہ آپ کو بھی نہیں، آپ کی پہلی بیوی کو ہے، جو آپ کے ایک بچے کی ماں بن چکی ہے۔ انایا نے بدتمیزی سے کہا تو شمشیر اس کی بات پر چونک گیا۔ کون سی بیوی اور کون سا بچہ؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو پل بھر کو انایا بھی گڑبڑا گئی۔ دیکھیں، مجھ سے جھوٹ مت بولے، میں چاہتی تو یہ ثبوت بابا کو بھی دکھا سکتی تھی، مگر میں نے آپ کا بھرم رکھا، اس لیے آپ بھی میرا بھرم رکھیں۔ وہ غصے سے کہتے رونے لگی۔ دیکھو، رو مت، کون سے ثبوت؟ کس نے بھیجے ہیں تمہیں؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کا موبائل تھام گیا۔ چھوڑے مجھے اور میرا موبائل واپس کریں، وہ غصے سے کہتی ہوئی اس سے موبائل کھینچنے لگی۔ شمشیر کے ایک بار غصے سے دیکھنے کی دیر تھی کہ وہ خاموشی سے رونے لگی۔ اس کے موبائل پر تو لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ گیلری میں اپنی کئی فوٹوز دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ انایا سے چھپی نہ رہ سکی۔ کون ہے یہ لڑکی اور اس نے تم سے کیسے رابطہ کیا ہے؟ شمشیر نے غصہ ہوتے ہوئے انایا سے پوچھا تو وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ یہ لڑکی آپ کی بیوی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اسے میرا نمبر کہاں سے حاصل کیا، مگر اتنا پتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کی ماں ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کی حامی بھر لی؟ میں اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں
कि किसी की दूसरी बीवी बन जाऊं। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रही थी। देखो, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। इसने कई बार मुझसे शादी का कहा है, मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया। ये बच्चा यतीम है। हम यतीम खाने डोनेशन के लिए गए थे, वहां हमने ये तस्वीर बनाई थी। तुम चाहो तो मेरे किसी भी दोस्त से मालूमात ले सकती हो। शमशेर ने सफाई देते हुए कहा तो अनाया नफी में सर हिलाने लगी। आपके दोस्त हैं तो आपका साथ देंगे, मुझे सच से आगाह क्यों करेंगे? वो अभी भी रो रही थी। काजल फैल चुका था। शमशेर सर थाम कर रह गया। अच्छा, तुम खामोशी से खड़ी रहना, मैं अभी उसे कॉल मिलाता हूं। देखना फिर वो कैसे बात करती है। शमशेर ने फौरन से कॉल मिलाई तो अनाया चुपचाप खड़ी आंसू बहाती रही। रोना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाया के आंसू शमशेर के दिल पर गिर रहे थे। वो गुस्से से कहते रुख फेर गया। हेलो मैडी, कैसी हो? शमशेर ने इंग्लिश में कहा तो वो कहने लगी, मैं ठीक हूं। आज मेरा निकाह था। शमशेर ने मुस्कुराते हुए अनाया को देखा तो वो रुख फेरे खड़ी रही। तुमने निकाह कर लिया? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। तुम्हारे अलावा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैडी के रोने की आवाज ईयरपीस से उभरी तो अनाया चौंक गई। यानी वो लड़की इससे झूठ बोल रही थी। 2-4 बातें करने के बाद शमशेर ने कॉल कट कर दी। अब तुम इसे अपने नंबर से कॉल मिलाओ, शमशेर ने कहा तो अनाया ने नासमझी से देखने लगी। कॉल मिलाई तो मैडी रोते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे लगा इस तरह तुम दोनों की शादी नहीं होगी, मगर वो फिर भी तुमसे निकाह कर चुका है। मैडी की बात सुनकर अनाया सकते में आ गई। वो औरत इसे बेवकूफ बना रही थी और वो बनती चली गई। उसने गुस्से में कॉल कट करके मैडी को ब्लॉक कर दिया। अब सब कुछ क्लियर है ना? शमशेर ने अबरू उचकाते हुए कहा तो अनाया शर्मा कर रुख फेर गई, मगर उसे मैडी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इससे झूठ बोल सकती थी? ये लड़की है कौन? अनाया ने गुस्से से कहा तो शमशेर मुस्कुराने लगा। ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। इसके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से था, जबकि मां का ताल्लुक अमेरिका से था। अच्छी लड़की है। शमशेर ने उसकी तारीफ करने की देर की थी कि अनाया ने उसे घूर कर देखा। तो फिर निकाह भी इतनी अच्छी लड़की के साथ करना? वो गुस्से से कहती पैर पटकती कमरे से निकल गई। शमशेर मुस्कुराते हुए बाहर आया। अनाया, कहाँ थी तुम? जल्दी से कपड़े बदल लो। परीशे दुल्हन के लिबास में उसकी तरफ आई तो वो हैरान रह गई। क्या मतलब है इस बात का? वो अनजान बनते कहने लगी तो परीशे ने उसे घूर कर देखा। आधे घंटे में तुम दोनों का निकाह है। मुझे पहले ही सब पता था, इसलिए मैंने सबको बता दिया। मासूमियत से आंखें पटपटाते बोली तो अनाया उसे घूर कर रह गई। परीशे, तुम किसी दिन मुझसे पिट जाओगी। वो गुस्से से कहती उसके साथ कमरे की तरफ चली गई। अगर परीशे को पहले पता ना चलता तो गलतफहमी की बुनियाद पर यह रिश्ता होते होते टूट जाता, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हें पता है ना, मुझे इतने हैवी कपड़े नहीं पसंद, मुझे एलर्जी हो जाती है। अनाया ने गुस्से से निकाह के कामदार जोड़े को देखा तो परीशे को डांट कर रह गई। मैंने ये सूट पसंद नहीं किया, भाई को जो सूट पसंद आया हमने वही लिया था। अब उन्हें अपनी बेगम से पूछना चाहिए था ना, परीशे ने कहा तो अनाया झेम कर रह गई। अच्छा, थोड़ी देर की बात है, पहन लो ना, भाई को अच्छा लगेगा, परीशे ने कहा तो अनाया मुंह बनाते हुए वॉशरूम में घुस गई। उसको ज्यादा मेकअप करना भी पसंद नहीं था, इसलिए सुमेरा और शांजे ने ही उसे हल्का फुल्का मेकअप कर दिया। सुमेरा खास तौर पर इस अहम दिन के लिए पाकिस्तान वापस आई थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अब तो बाकायदा 2 जुड़वा बच्चों की मां बन चुकी थी। बच्चों को खुश देखकर शमरोज मीर भाई के गले लग गए। बेशक उन दोनों ने अपने बच्चों पर अपनी मर्जी ना थोपकर बहुत अच्छा किया था, वरना उनकी तरह उनके बच्चे भी पछताते रह जाते। बहुत प्यारी लग रही हो, शाया ने परीशे को कहा तो वो गुस्सा कर गई। झूठ कम बोले,
सुमेरा आपी की शादी पर तो ये कह रहे थे कि तुम्हारा वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अचानक 1 साल में ऐसा क्या हुआ जो काया ही पलट गई? वो लड़ाका औरतों की तरह खासी बुलंद आवाज में बोली थी। उसकी बात सुनकर अनाया भी हंसने लगी। अच्छा ना, पुरानी बातें भूल जाओ, जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। शायान ने हाथ बढ़ाया तो परीशे मुस्कुराते हुए हाथ थाम गई। निकाह की तकरीब शुरू होने वाली थी। वो दोनों बहुत खुश थे। अनाया शमरोज मीर, आपका निकाह शमशेर मीर वल्द जुल्फिकार मीर से बाइवज हक महर 25 लाख रुपए किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की आवाज गूंजी तो अनाया के रोने में शिद्दत आ गई। कोई भी लड़की जितना भी खुश क्यों ना हो, मगर निकाह के वक्त वो जरूर रोती है। वो भी ज़ारो कतार रोती रही। सुमेरा आगे बढ़कर बहन को थामने लगी। अनाया को कुछ हिम्मत मिली। निकाह हुआ तो हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे। सभी लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। कैसी लग रही हूं मैं? अनाया ने नरूठे अंदाज में पूछा तो शमशेर मुस्कुराने लगा। वैसी जैसे पहली लगती हो। वो जानबूझकर उसे छेड़ रहा था और अनाया उसे गुस्से से घूर कर रह गई। लेकिन मैडी में जो बात है ना, बस क्या कहूं, शमशेर ने तंग करते कहा तो अनाया बगैर किसी का लिहाज किए उसके बाजू पर जोर से चुटकी काट गई। शमशेर मुंह पर हाथ रख गया। क्या कह रहे थे? अनाया ने गुस्से से कहा तो वो हैरान होकर रह गया। कसम से बेगम, माफ कर दो, आइंदा उसका नाम भी मुंह पर नहीं लाऊंगा। शमशेर ने मिन्नत कहते हुए कहा तो सभी लोग हंसने लगे। उनका खानदान मुकम्मल हो गया था। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की रमक मौजूद थी। परीशा ने सबकी तरफ देखा तो अफसोस करके रह गई। उसे अपनी माँ और बहन से इस रिश्ते को लेकर इतनी बहस नहीं करनी चाहिए थी। शायान को पाकर वो मसरूर सी होकर बैठी थी। शान से मुस्कुराते हुए अपने शौहर फरहान का हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। इन सब लोगों ने एक फैमिली फोटो खिंचवाई। सभी स्टेज पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। फोटोग्राफर ने एक मुकम्मल खानदान की तस्वीर खींची तो दोनों बंगलों के ड्राइंग रूम में लगा दी गई। 1 महीने बाद बाकायदा शादी की रसूमात होना तय पाई थी। शमशेर भी अपना बिजनेस वाइंड अप करके आया था। निकाह के कुछ दिनों बाद ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। उजैर तो वापस चला गया था, मगर सुमेरा यहीं रह गई। काशान के पेपर थे, वो निकाह में शामिल नहीं हो सका, मगर गर्मियों की छुट्टियों की वजह से वो वापस आया तो शमरेज मीर ने फैसला कर लिया कि शादी इसी महीने होगी ताकि सभी लोग शिरकत कर सकें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।